नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ 2025 के लिए वैष्णव अखाड़े की पेशवाई बुधवार को प्रयागराज में पहुंची। बहुत बड़ा महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बता दें कि महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। ऐसे में महाकुंभ की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब भारी संख्या में भक्तगण वहां पर पहुंच रहे हैं। और अखाड़ों की बात करें तो अलग अलग अखाड़ों के द्वारा भूमि पूजन और ध्वजा स्थापित करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ अखाड़े का बहुत ही प्राचीन इतिहास है। यहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के समय से चला आ रहा है। इसी संप्रदाय में भगवान शिव का बाल रूप भी प्रादुर्भाव हुआ और 149 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर रहकर अंतर्ध्यान हुए। वह आज भी विराजमान होते हैं और सभी भक्तों को सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सभी भक्तों की महाकुंभ प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज की धरती पर होने वाला महाकुंभ का विशेष महत्व है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था। यह दशाश्वमेध यज्ञ त्रिवेणी की पुण्य स्थली पर किया गया था। इसके अलावा यहाँ माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, इसलिए यह स्नान का विशेष महत्व है। इसके अलावा ज्ञान के रूप में अमृत ज्ञान भी यहाँ निरंतर प्रभावित रहता है। इस जगह पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिसका लाभ यहाँ प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ विशाखापट्टनम में रोड शो किया। देखिए, विशाखापट्टनम का ये रोड शो के दौरान भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई। लोगों ने फूलों से जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री भी लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार करते हुए दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी है। विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी परियोजनाओं की आधारशिला रखे और उद्घाटन भी किए। इनमें हरित हाइड्रोजन केंद्र और औषधि पार्क प्रमुखता से शामिल है। तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंध्र प्रदेश में पहला दौरा हुआ। चलिए सीधे वाराणसी चलते हैं, जहां वाराणसी की तस्वीर आप देखिए। वाराणसी के मदनपुरा इलाके में स्थित एक पुराने मंदिर की साफ सफाई की गई और साफ सफाई का काम प्रशासन की निगरानी में किया गया। कई सालों के बाद मंदिर को फिर से खोला गया। कई सालों से मंदिर बंद था। स्थानीय पुलिस वहां मौजूद रहे। एडीसीपी काशी जोन गौरव वंशवाल ने बताया कि आज यहां एक मंदिर कई सालों के बाद खुला। मंदिर की सफाई की गई। इंस्पेक्टर, सीओ सिटी और नगर पालिका की टीम की मौजूदगी में साफ सफाई की गई। अब पिछले दिनों एक यहाँ पे मंदिर था जो बहुत दिनों से बंद था। आज उसका ताला खुलवाया गया है। अभी अंदर उसमें करीब 1-2 फीट करीब मिट्टी इकट्ठा, अभी सफाई का काम चल रहा है। किस तरह से सफाई हो रही है? सफाई हमारे इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब दोनों लोग अंदर हैं और नगर निगम के लोग भी हैं। वो अंदर से मिट्टी निकाल करके बाहर फेंक रहे हैं। 2 फुट मिट्टी इकट्ठा है, बहुत ज्यादा मिट्टी है। काफी दिनों से ये बंद भी था, तो वही बस अभी सफाई काम चल रहा है। असम के सोनीतपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के साथ तेजपुर में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में नए पुस्तकालय और सूचना विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि यह संस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़े। इसके लिए जितने भी प्रस्ताव आए थे उन सब को हमने पास किया है। आगे चलकर ये प्रस्ताव लागू होंगे। बीओजी की मीटिंग में मैं आया था। सारे प्रपोजल्स जो बीओजी में रखे गए हैं उनको हम लोगों ने हामी भरी है और कुल मिलाकर के यह इंस्टीट्यूट
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़े, इसके लिए जितने भी प्रपोजल्स आए थे उन सबको हम लोगों ने ओके किया है, उनको हमने समर्थन दिया है। अब आगे चल करके ये सारे प्रपोजल्स इम्प्लीमेंट होंगे और यह इंस्टीट्यूट आगे तेजी गति से बढ़ेगा। बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई धर्मगुरुओं के आप पार्टी में शामिल होने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं कोई सरकारी गाड़ी, बंगला नहीं लूंगा। उन्होंने कहा, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, इसी पे बात करते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं कोई सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा। तो किसके प्राण गए और किसका वचन गया, अरविंद केजरीवाल बता दें। पंजाब चुनाव से पहले पंजाब की सभी माताओं बहनों को मैं कहना हुआ, सरकार बना दो हमारी, 1,000 रुपये सबके अकाउंट में आएगा। किसके अकाउंट में गया 1,000 रुपये बता दें। दिल्ली लोकसभा चुनाव में खुली जीप में घूमते हुए अरविंद केजरीवाल सबको कहते थे कि आप जिता दीजिए, सितंबर तक हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपये आ जाएगा। कहाँ आए? मैं माँ यमुना को साफ करूंगा 1 साल में, 6 महीने में, 12 महीने में, वो पूरे मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाऊंगा। कहाँ लगाई डुबकी? अरविंद केजरीवाल का ये नाम का मतलब ही झूठ और झूठा आदमी, जिसे कहते हैं ना, छल कपट वाला आदमी। इसकी ना जबान की कीमत है, ना इसके प्राण की कीमत है, ना इसके वचन की कीमत है। तो आप इनको झूठा मानते हैं? जो भी बात अरविंद केजरीवाल का मतलब ही झूठा। अरविंद केजरीवाल जब भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे, 100% झूठ बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल सच बोल ही नहीं सकते। बस एक ही बात, इनकी जो जबान है वो काली है, वो सच्चाई बोलती है। जब ये कहते हैं कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, संजय सिंह गिरफ्तार होंगे या अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा, वो बातें इनकी सच होती हैं, बाकी तो सब झूठ। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि दिल्ली में इस बार एक चीज साफ है कि केजरीवाल जी की करनी और कथनी में फर्क है। उन्होंने कहा था, अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमें सत्ता मिलेगी तब हम सरकारी गाड़ी, बंगला और सुरक्षा का उपयोग नहीं करेंगे। ये तीनों गलत निकली। उन्होंने कहा कि इसलिए जब कथनी और करनी में फर्क होता है तो लोकप्रियता गिर जाती है। देखिए, दिल्ली में हम भी 2-3 मीटिंगों में गए हैं। एक चीज इस बार साफ हुई है दिल्ली में कि केजरीवाल जी की करनी और कथनी में फर्क है। जो 3 चीजें एकदम स्पष्ट नजर आ रही है। जब अन्ना हजारे जी का मोमेंट चल रहा था तब इन्होंने कसम खा करके 3 चीजों के लिए कही कि अगर हमें कभी सत्ता मिली तो हम सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह की सिक्योरिटी का उपयोग नहीं करेंगे और हम किसी सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे। ये तीनों ही गलत निकली। इसलिए जनता कहती है और हिसाब भी पूछ रही है कि आपने ऐसे क्यों वादे किए थे। तो कथनी और करनी में जब फर्क होता है तो पॉपुलैरिटी गिर जाती है। ऐसे ही केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी गिर गई। कांग्रेस ऐसा समझ रही है कि हम जब यहां नहीं लड़ेंगे तो हम साफ हो जाएंगे, तो वो तो उनकी आपस का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। वहाँ के सीएम भी आरोप लगा रही है 3 महीने में 2 बार उनका जो आवास है खाली करा दिया। नहीं, उनका कौन सा आवास का विषय? आवास का विषय तो शीश महल का है जो केजरीवाल जी का है। उन्होंने कहा हम किसी सरकारी मकान में नहीं रहेंगे। फिर ये 45 करोड़ का कैसे आपने ये शीश महल बना लिया? कथनी करनी तो उनका फर्क, केजरीवाल जी का विषय केजरीवाल जी का चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान आज छपरा के बीसेन टोला, सर्वप्रथम छपरा सदर प्रखंड NH-19 और बिशुनपुरा बाईपास पर स्थानीय समस्याओं के निराकरण के तहत NH-19 लेफ्ट आउट छपरा सेक्शन पथ के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण और डोरीगंज बाजार से बिशुनपुरा तक एलिवेटेड पथ के निर्माण के प्रस्ताव का अवलोकन किया, निरीक्षण किया। इस दौरान कई गणमान्य लोगों के साथ विभागीय अधिकारी भी उस दौरान मौजूद रहे।
गया जिले की बात करें तो गया जिला पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी की संयुक्त टीम ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाकर भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और आईडी बनाने वाले सामान भी बरामद किए गए हैं। लगभग 45 तरह के उपकरण बरामद किए गए। गया जिले के इमामगंज विधानसभा के छकरबंधा थाना क्षेत्र के तारचुआ के जंगलों में पहाड़ों के अंदर बनाए गए गुफा से बरामद किए गए हैं। इस संबंध में एसएसबी 29V बटालियन के कमांडेंट HK गुप्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों पर हमला करने की नीयत से नक्सलियों के द्वारा बम और आईईडी बनाने का सामान इकट्ठा किया गया था, जिसे जंगलों में छुपाकर रखा गया था। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि कुछ नक्सली वहां पहुंचे हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों के आने की सूचना के पहले ही नक्सली फरार हो गए, जहां पुलिस ने एक बंकर से काफी भारी मात्रा में हथियार और बम बनाने वाला सामान बरामद किए हैं। गया पुलिस और सुरक्षा बलों की यह सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। चकरबंधा में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ, क्या है? जी, अभी जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के अनुसार 2026 मार्च तक पूरे देश से नक्सलिज्म को ख़त्म करना है और उन्हीं के निर्देशानुसार ऑपरेशन चल रहे हैं। सारी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज है अपने अपने क्षेत्र में ऑपरेशन चला रही है और समूल नाश करने के लिए, नक्सलिज्म का समूल नाश करने के लिए इस पर कार्रवाई चल रही है। इसी कार्रवाई के दौरान, सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक चकरबंधा के जंगलों से मिला है, जिसमें एक 20 किलो का आईडी भी था और बहुत सारे आईडी तैयार करने के लिए सामान वहां डंप करके रखे हुए थे, जिसकी रिकवरी 29 बटालियन एसएसबी और 47 बटालियन सीआरपीएफ की मदद से हुई है। साथ में चकरबंधा पुलिस भी थी। सर, अगर ये नक्सली इस्तेमाल करते थे कितना घातक हो सकता था? हाँ, इसका घातक अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि जो न्यूज़ में आता है, अभी 2 दिन पहले जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसमें पूरी गाड़ी का परखच्चा उड़ गया, तो अगर सही ढंग से इसको सही जगह लगा दिया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। सर, जिस तरह से लगातार एसएसबी के द्वारा जो छापेमारी चलाई जा रही है, सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें अक्सर उस क्षेत्रों में विस्फोटक पदार्थ बरामद हो रहे हैं, क्या लगता है सर नक्सलियों पर? देखिए, काफ़ी कंट्रोल हो गया है, लेकिन जो इनके पास जो मटेरियल डंप करके रखे हैं, तो ये कभी भी कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन चीज़ों की बरामदगी के लिए ही सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि इनको पूरी तरह खत्म किया जा सके। आगे बढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। नेतागण एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, सीधे सीधे आप पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आपके डीएनए में पाखंड और नाटक है। पहले भी इन्होंने पाखंड किया था और उन्हें घर की जरूरत नहीं है और अब घर के लिए लड़ाई हो रही है। उन्होंने कहा कि जनता इस नाटक को अच्छी तरह से समझती है और पाखंड से तंग आ चुकी है। आप पार्टी के पाखंड से तंग आ चुकी है। आप पार्टी का असली चेहरा सामने आ रहा है। आपको किस तरह देखते हैं? पाखंड और नाटक आपके डीएनए में है। पहले भी पाखंड किया था कि हमें तो घर की जरूरत ही नहीं है और अब घर के लिए लड़ाई हो रही है। नाटक और पाखंड किए जा रहे हैं। जनता इस नाटक को अच्छी तरह समझती है और पाखंड से तंग आ चुकी है। आपका असली चेहरा सामने आ गया। इंडस फूड 2025 के उद्घाटन पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ से पहले यह आहार कुंभ है। हम भारत के विचारों, खान पान और संस्कृति की विविधता को दुनिया भर में दे रहे हैं और इसे पसंद भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने एक नई कंपनी बनाई है, फार्म टू फ्रिज। इसमें हम सभी रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स का निर्यात करेंगे। प्रयागराज के महाकुंभ से पहले यह आहार का कुंभ यहाँ आयोजित हुआ है और मैंने कहा भारत के आहार की, भारत के विचार की, भारत की संस्कार की विविधता हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं और ये पूरी दुनिया इसको पसंद कर रही है। इसी में पतंजलि की ओर से भी जो हमारा फार्म टू फ्रीज, अब एक नई कंपनी हमने बनाई है एक्सपोर्ट के लिए, उसमें सारे रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स
हंगरी ब्रांड से पहले हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिसकी आज लॉन्चिंग है, फिर भारत में भी उसको लेके आएंगे और इसमें सारे रेडी टू ईट और फ्रोजन फूड्स वो भी हेल्दी और टेस्टी होंगे। इस प्रतिबद्धता के साथ आज हम हंगरी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव वायदे करते हैं तो मुझे लगता है कि वे शायद भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नहीं भूली है कि एक समय लंबे समय तक उन्हीं के परिवार के 2-2 सदस्य मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। देखिए, जब वो ये सारे वादे करते हैं तो मुझे लगता है शायद वो भूल जाते हैं, बट बिहार की जनता नहीं भूली कि एक लंबा समय वो सत्ता में रह चुके हैं। उन्हीं के परिवार के 2-2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं और वो दौर हर उस व्यक्ति को याद है जिस दौर में बिहार के युवा सबसे ज्यादा पलायन का शिकार हुए। आज भी अक्रॉस द ग्लोब जब आपको बिहारी दिखते हैं तो ये वही बिहारी हैं जो कि 90 के दशक के जंगल राज से प्रताड़ित होकर बिहार छोड़ने पर ये लोग मजबूर हुए थे। तो आज जब नेता प्रतिपक्ष बिहार जब ये तमाम बातें और वादे करते हैं तो एक बार उनको उस दौर को भी याद करना चाहिए जो कि उनके परिवार के सदस्य के शासन काल में जंगल राज के नाम से कहलाया जाता था, जिसकी यादें आज भी हर बिहारी के दिमाग में ताजा है। इसीलिए कम से कम राजद को तो कोई बिहारी दोबारा मौका नहीं देने वाला। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि दिल्ली में चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है। मित्रों, दिल्ली में चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है और उसी के साथ साथ राजनीतिक शिष्टाचार को किस प्रकार से ध्वस्त किया जा सकता है और राजनीतिक आचार विचार को अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किस ढंग से ध्वस्त किया जा सकता, उसका उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। आज जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है जो आम आदमी पार्टी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप है। इस विषय का तकनीकी पक्ष भी बताएंगे, मगर उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी का नेचुरल कैरेक्टर है कि हमेशा अराजकता पैदा करना, और इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आपदा कहा है। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, अक्टूबर 2012 में केजरीवाल जी भारत के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद खड़े होकर बिजली की तारें काटी थी। यह इनकी अराजक प्रवृत्ति का उदाहरण था। 2014 में गणतंत्र दिवस परेड पे बड़े से बड़े दौर में, आपातकाल के दौर में भी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे कोई प्रदर्शन नहीं किया था। इन्होंने न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि धमकी दी थी कि राजपथ को प्रदर्शनकारियों से भर देंगे। 5 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लाठी डंडों को लेकर अशोक मार्ग वाले हमारे पुराने कार्यालय पे हमला किया था, और जिसमें इनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के लोग थे, यानी जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग हों। 19 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री आवास के अंदर चीफ सेक्रेटरी के साथ भौतिक हिंसा, फिजिकल मारपीट की गई।
पिटाई का आरोप, और 13 मई 2024 को अपनी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट, और आज 8 जनवरी 2025 को जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। यह लाचारी है या बाजीगरी है, यह दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है। और फिर उसके बाद जिस ढंग से सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए दिखाई पड़े, यह निश्चित रूप से दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के सरकारी कर्मचारियों का भी अपमान है, और यह उनकी उसी अराजक प्रवृत्ति के अनुरूप है जिसमें वो चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट कर चुके हैं और अपनी सांसद के साथ मारपीट कर चुके हैं। तो इसलिए हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी आम आदमी पार्टी ने किया है, यह इनकी उच्छृंखल, उद्दंड और अराजक प्रवृत्ति का सीधा साधा उदाहरण है। दिस इज अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ देयर इररिस्पॉन्सिबल, इनसेन। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 2 जनवरी से ही आमरण अनशन पर रहे, उनके साथ में रहे, जिसके चलते उनकी तबीयत भी खराब हो गई। आपको बता दें कि उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशांत किशोर की सेहत की कामना के लिए जन स्वराज के समर्थकों ने मोतिहारी के पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित स्वामी मठ में सामूहिक पूजा पाठ किया और हवन भी किया। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पार्टी के युवा नेता सह पूर्व चिरैया विधानसभा प्रत्याशी इंजीनियर संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रशांत किशोर की तबीयत खराब हुई, जिसके कारण पटना में उन्हें भर्ती कराया गया और पूजा पाठ भी। आपको बता दें कि मोतिहारी के पताही प्रखंड मुख्यालय की ये तस्वीर है जहां स्वामी मठ में सामूहिक पूजा पाठ किया गया, उनके स्वास्थ्य की कामना की गई और इस दौरान हवन भी किया गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।